अब हम करते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया डिटेल से कंप्लीट, ठीक है। जो जो एससीक्यूज होंगे वो मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगी। अब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के हम पहले ये चीज़ें देख लेती हैं कि बॉडी में क्या क्या इसका लेवल होता है और क्या क्या स्टोर होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो बात आप नोट कर लें कि वर्ल्ड वाइड मोस्ट कॉमन काज जो एनीमिया की है ना, अनीमिया की कॉज होती है वो कौन सी होती है, वो होती है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन कॉज है। अच्छा जी, ये तो आपको हो गया एक एमसीक्यूज। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन कौन सी है ना कितनी स्टोर होती है। तो आपने याद रखनी है कि अगर मैन के अंदर जो आयरन स्टोर होती है वो होती है, वुमेन के अंदर जो स्टोर होती है वो होती है 2.5 ग्राम, और हम मैन की बात करें तो उसमें स्टोर होती है ये तकरीबन 6 ग्राम। आपकी बुक में रॉन्ग लिखा हुआ है, आप उससे करेक्ट कर लें, ठीक है। अब जो वुमेन में कम होती है वो किस वजह से कम होती है, क्योंकि ब्लीडिंग की वजह से, मैशर ब्लीडिंग की वजह से जो है ना आयरन का लॉस होता रहता है, इसलिए उनमें काफ़ी कम स्टोर होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो 80% जो आयरन स्टोर होती है, इसका 80% जो होता है वो कहाँ पे होता है, हीमोग्लोबिन के अंदर होता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर 15 to 20% की बात करें तो वो जो स्टोर होती है आपकी बॉडी के अंदर किस फॉर्म में होती है, वो होती है फैटन की फॉर्म में। सो उसमें जो है ना ये ज़्यादातर वहाँ पे स्टोर होती है, जो कि हर टाइम कंटिन्यूस सप्लाई करती है हमारी बॉडी को। अच्छा जी, ये बात तो हो गई है। इसके अलावा हमारी जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो आयरन ट्रांसफ़र कर रही होती है वो कौन सी प्रोटीन होती है, वो होती है ट्रांसफेरन। ये आप पहले पढ़ के आए हैं। ट्रांसफेरन की अगर हम बात करें तो वो कितनी % सेचुरेटेड होती है, मीन उसने कितने % आयरन को अपनी बॉडी में जो है ना स्टोर किया होता है या पकड़ा होता है अपनी कैपेसिटी से, उसने 33% जो है ना किया होता है। इसका मतलब ये है इसकी तकरीबन 66% और कैपेसिटी होती है कि ये आयरन को अपने पकड़ सकता है। मीन किसी भी वजह से अगर बॉडी में आयरन ज़्यादा हो जाए, आयरन एब्जॉर्ब होना ज़्यादा हो जाए तो ये सेचुरेट ज़्यादा कर सकती है इससे ज़्यादा, लेकिन नॉर्मली ये 33% जो है ना वो सेचुरेट रहती है, और इसके अलावा बाकी जो है ना वो रिलीज़ करती रहती है बॉडी की ज़रूरत के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें सीरम के अंदर, ये तो स्टोर्ड है ना, ये वाला जो लेवल है ये स्टोर्ड है, लेकिन अगर हम सीरम के अंदर लेवल चेक करें कि कितना होता है लेवल आयरन का, तो वो होता है 120 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर होता है मैन के अंदर, और वुमेन में मैंने कहा कि कम होता है तो वो 100 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर होता है वुमेन के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो ट्रांसफर ने अपने पकड़ा होता है आयरन को, वो कितना पकड़ा होता है, अगर हम मैन की बात करें तो 120 माइक्रोग्राम पकड़ा होता है, अगर वुमेन की बात करें तो 100 माइक्रोग्राम पकड़ा होता है। आगे उन्होंने आपकी एक लाइन लिखी हुई है, उससे मैं समझा देती हूँ कि अगर हम बात करें कि आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी जो होती है सीरम के अंदर वो क्या होती है, वो होती है 300 to 350। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर 33% सेचुरेटेड था तो उसने सपोज करें 100 जो है ना उसे पकड़ा हुआ था, और अगर 66% और कर दें, इसका मतलब ये है कि हमने से मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 300 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, 300 to 350 तक पहुंच जाती है, इतनी वो कैपेसिटी से इसको पकड़ सकता है, ठीक है। तो ये होती है टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी होती है TIBG। 100% का हम कह दें तो फिर कितनी होती है, 300 to 350 माइक्रोग्राम होती है। इस बात की आपको समझ आ गई होगी अच्छे से। हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है ना, उन्होंने बताया कि आयरन एब्जॉर्ब कैसे होता है, आप पहले से जानते हैं लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तो कुछ भी इसमें से आ गया तो फिर आपकी बुक में ये डायग्राम बनी हुई है, हम इसी से जल्दी कवर कर लेते हैं कि किस तरह एब्जॉर्ब होती है। सबसे पहले तो ये है कि हम फूड इंटेक करती हैं, अगर वो हीम आयरन है तो कहाँ से, जैसे हम चिकन खाते हैं या फिर अगर हम सपोज करें कोई भी हीम कंटेनिंग आयरन फूड लेते हैं, मीन सारी जितनी भी मीट हो गया, ठीक है, वहाँ से आयरन जो है वो हीम फॉर्म में निकलता है, वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन अगर हम जो है नॉन हीम आयरन लेते हैं किसी और वेजिटेबल्स के अंदर, कोई और सोर्स है, सपोज करें नॉन हीम आयरन है, तो वो किस फॉर्म में होता है, वो होता है फेरिक की फॉर्म में। इसको कन्वर्ट करना होता है फेरस में, ठीक है। किस से कन्वर्ट होता है, फेरस रिडक्टेज से, तो ये कन्वर्ट हो गया फेरस में। फेरस में कन्वर्ट होने के लिए कौन सा ड्यूरेनियम के अंदर कौन सा एंजाइम होता है, वो होता है साइटोक्रोम B होता है। इसके बाद आयरन जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, एब्जॉर्ब किससे होता है, DMT1 से, ठीक है। और DMT1 जो होता है आपको क्या होता है, डाइवैलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर 1 होता है, डाइवैलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर 1। ये क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब करवाते हैं, एब्जॉर्ब करवाने के बाद म्यूकोजा के अंदर ये जो है ना ये वाले सेल्स होते हैं, किसके अंदर, ड्यूडेनम के म्यूकोजल सेल्स होते हैं। अब ये सेल्स क्या करते हैं कि ये म्यूकोजा को फैटन की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। स्टोर करने के बाद अगर बॉडी को ज़रूरत है तो ये ब्लड में जाएगा, नहीं तो क्या होगा, अगर बॉडी में आयरन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा सेल जो है ना वो शेड ऑफ हो जाएगा ताकि हम आयरन को बॉडी से कम कर दें, ठीक है। समझ आ गई। ये यहाँ पे लिखा हुआ है आपका कि लॉस्ट बाय शेडिंग ऑफ एपिथेलियल सेल्स कब होते हैं, जब बहुत ज़्यादा आयरन हो जाए। अच्छा, बॉडी में आयरन जो है ना वो एपिथेलियम में आयरन आ गई है, उसके बाद बॉडी में ज़रूरत है तो क्या होगा, तो ये ट्रांसपोर्ट होगा बाहर की तरफ, ब्लड के अंदर जाएगा, और वो किस फॉर्म में हम दोबारा से कन्वर्ट करेंगे, फेरस से फेरिक की फॉर्म में, Fe3 की फॉर्म में आ जाएगा। और ट्रांसपोर्ट कौन करता है यहाँ से, ये ट्रांसपोर्ट करता है फेरोपोर्टन 1। फेरोपोर्टन 1 जो है
बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ट्रांसपोर्ट करते हैं यहाँ बाहर जब ज़रूरत होती है, और ये कंट्रोल होता है बाय हेप्सिडिन। हेप्सिडिन क्या होता है बताती हूँ मैं आपको। अच्छा, अब ये आयरन है ना बाहर आ गया है। अब आने के बाद मैंने कहा कि इसने दोबारा क्या होना है, फेरिक की फॉर्म में होना है, तो इसको हेफेस्टिन एक एंजाइम होता है वो कन्वर्ट करता है। करने के बाद ये ब्लड में आता है, बाउंड करता है ट्रांसफेरिन के साथ, और बाउंड करने के बाद ये आराम से जाता है कहाँ पे, इरिथ्रोइड बोन मैरो में जाता है जहाँ पे आरबीसी प्रोडक्शन होनी होती है, और लिवर में जाता है वहाँ पे स्टोर होने के लिए। अब लिवर में जाएगा, लिवर सेंसिटाइज करेगा कि आरबीसी आयरन जो है वो थोड़ा है ज़्यादा, वो सेंसिटाइज करेगा। सेंसिटाइज करने के बाद वो हेप्सिडिन को ना प्रोड्यूस करेगा। अगर बॉडी में आयरन ज़्यादा है, बॉडी में आयरन ज़्यादा है तो हेप्सिडिन ज़्यादा रिलीज़ होगा। हेप्सिडिन ज़्यादा रिलीज़ होगा तो ये इनहिबिट करेगा फेरोपोर्टिन को। फेरोपोर्टिन को इनहिबिट करेगा तो ये जो है ये वाला एंजाइम काम नहीं करेगा। तो ये वाला जब एंजाइम काम नहीं करेगा, ठीक है, जब ये एंजाइम काम नहीं करेगा इसका मतलब ये है कि आयरन यहाँ से ट्रांसपोर्ट ही नहीं होगा, ट्रांसपोर्ट भी नहीं होगा। सेकंड ये होगा कि ये लॉस हो जाएगा शेडिंग से, ताकि आयरन बॉडी में कम किया जाए। अगर सपोज करें बॉडी के अंदर आयरन लेवल कम हो जाए और हमें ज़रूरत है आयरन की बॉडी में कम हो जाए, तो हेप्सिडिन भी कम निकलेगा तो स्क्वेस्टर नहीं करेगा, मतलब इसको इनहिबिट नहीं करेगा तो आयरन वैसे ही ट्रांसपोर्ट होता रहेगा। ये नॉर्मल सा प्रोसीजर था, मैंने आपको जल्दी से समझा दिया, ठीक है, ये आपने याद रखना है। जल्दी से हम कर लेते हैं कि कौन कौन सी कॉजेज होती हैं जिसकी वजह से बॉडी में आयरन कम हो जाता है, या फिर आप समझ लेंगे इसकी पैथोजेनेसिस क्या होती है। आपने सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स सामने रखने हैं। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्रोनिक ब्लड लॉस हो। पहले बता चुकी हूँ, क्रोनिक ब्लड लॉस होता है, उसमें क्या होता है कि आयरन ही कम हो रहा होता है, और इसकी वजह से क्या होता है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। और ये मोस्टली किन इलाकों में होता है, ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो है ना वो ज़्यादा होता है। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने लिखा पेप्टिक अल्सर, मैंने बता दिया पेप्टिक अल्सर है, किसी को कॉलोनी कैंसर है, किसी को हेमोरॉइड्स वगैरह हैं, या फिर अगर फीमेल है तो उसे मेनोरेजिया वगैरह है, उसकी वजह से भी एक क्रोनिक ब्लड लॉस होता है, आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है। सेकंड, आपके माइंड में आ रहा होगा कि लो इनटेक, अगर कोई ऐसे लोग हैं जो कि वेजिटेरियन हैं, ठीक है, वेजिटेरियन लोग जो होती हैं वो मीट नहीं खाते, तो उनमें आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो लो इनटेक की वजह से हो सकता है। या फिर थर्ड वो कहते हैं कि इंक्रीज डिमांड ये है कि ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें आयरन की ज़रूरत है लेकिन वो इतना ले नहीं पा रही। जैसे हम बात करते हैं प्रेगनेंसी के अंदर या फिर इन्फेंट्स के अंदर क्या होती है कि डिमांड बढ़ जाती है लेकिन उनको उस मिकदार में नहीं मिल रहा होता। चौथी हम बात करते हैं, आपको अब ये माइंड में आ रहा होगा कि अगर एब्जॉर्ब ना हो, तो सही कह रहे हैं आप, एब्जॉर्प्शन की अगर ख़राबी हो, ठीक है, उसकी वजह से भी, जैसे कोई सीलिक डिजीज़ है या फिर गैस्ट्रेक्टमी करते होते हैं बाज़-औक़ात कैंसर्स के अंदर, तब भी एब्जॉर्ब नहीं होती और तब भी जो है ना डेफिशिएंसी हो जाती है। सही है, तो आपने ये इसके फैक्टर्स याद रखने, सिर्फ पैथोजेनेसिस में सिर्फ ये पॉइंट्स करने हैं आपने, ठीक है, और ये आपने जस्ट रीड देना है, एक दफ़ा रीड करने के बाद पीछे से छोड़ दें कंसेप्ट के लिए ये बात। आगे हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं। क्लिनिकल फीचर्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके सबसे पहले बताया था कि एनीमिया के फीचर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कि वो पेलरनेस वगैरह होगी, ठीक है, तो पेलर होगी, फटीग होगा, थकावट सी होगी, वीकनेस सी होगी। सेकंड ये है कि जो नेल्स होते हैं ना, ये जो नेल्स होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आती हैं। क्या क्या होती है, किसी की थिनिंग हो जाती है, फ्लैट हो जाते हैं और स्पून शेप हो जाते हैं। ये अभी इस तरह है ना, तो ये क्या होते हैं कि ये इस तरह से उल्टे हो जाते हैं, मतलब यहाँ से जो ना अपवर्ड हो जाते हैं, तो इसलिए लगता है जैसे स्पून शेप बन गए हैं, ठीक है, तो स्पूनिंग हो जाती है। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम लेते हैं स्पून शेप ले देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक और आ रही है कि इसमें एक लिखा हुआ है आपका पाइका। पाइका का मतलब क्या होता है कि जिन लोगों में आयरन की डेफिशिएंसी होती है उनका दिल करता है कि हम मट्टी खाएं, ठीक है, तो क्योंकि मट्टी में होते हैं वो आयरन होता है, क्ले हो गया, मट्टी होगी, उनको क्रेविंग होती है कि हम खाएं, तो ऐसे इसे कहते हैं पाइका कहते हैं, ठीक है, आयरन की डेफिशिएंसी वाले लोगों को ये चीज़ होती है। एक चीज़ आप एक और नोट कर लें कि अगर डिस्फेजिया हो पेशेंट को, कोई पेशेंट है उसको डिस्फेजिया मतलब ये तो डिफ़िकल्टी इन स्वेलविंग, कोई भी चीज़ खाने में प्रॉब्लम आ रही है, साथ में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी हो, तो उसे हम कहते हैं प्लम्बर विल्सन सिंड्रोम, ठीक है। प्लम्बर विल्सन सिंड्रोम में आपको बहुत इंपॉर्टेंट MCQs भी है, और आपका जो है ENT में ये क्वेश्चन भी है, आपका UQ क्वेश्चन भी है, ठीक है, और OSPE के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने याद कर लिया। जी, हम ये करते हैं कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर हम लेबॉरेटरी डायग्नोसिस कौन कौन से करेंगे, तो मैंने आपके लिख दिए हैं, आपने एज सच लिख के और नोट कर लेना है। कहाँ पे नोट करना है आपने, अपनी पैथोमा के ऊपर, मैंने पहले बता चुकी हूँ कि आपने ये सब कुछ पैथोमा से करना है। जो एडिशनल चीज़ें करनी होती हैं मीडियम से, वो मैं बता रही हूँ आपको, आपने वहीं से ही रीड करना है। रीड करने के बाद आपने अपने नोट्स बनाने हैं और सिर्फ नोट्स ही पढ़ने हैं। अच्छा, अब बात यह है कि हम चेक कर रहे हैं आयरन डेफिशिएंसी। पहले एनीमिया को चेक कर रहे हैं, ठीक, कोई भी एनीमिया है तो कैसे करेंगे। सबसे
पहले हमने CBC करनी होती है। CBC में हमें क्या नज़र आएगा कि HB कम होगा, वाकई कम हुआ होगा, ऐसी बात है। जब आयरन नहीं बन रहा, आयरन नहीं है तो HB कम होगा, हेमाटोक्राइट लेवल भी कम होगा और प्लेटलेट्स थोड़े से बढ़िया में होंगे। फिर हम RBC इंडिसेस देखते हैं, ये कंबाइन भी कर लें बेशक, लेकिन RBC इंडिसेस अलग भी कर सकते हैं मर्जी। इसमें क्या करेंगे कि MCV जो होता है वो कम होगा, हमें पता है कि वो 80 से कम ही होगा। MCH कम होगा, हमें पता है कि हीमोग्लोबिन जो है कंसनट्रेशन नहीं बढ़ रही इसके अंदर, तो हीमोग्लोबिन लेवल कम होगा, वो एक में कम होगा, वो सबके अंदर भी कम होगा, ठीक है, ये हमने कर लिया। उसके बाद हम करते थे पेरिफेरल ब्लड स्मीयर। पेरिफेरल ब्लड स्मीयर ये होता है कि हमने माइक्रोस्कोप के अंदर चेक करना है कि जो सेल्स कम प्रोड्यूस हो रहे हैं या जो RBCs बन रहे हैं उनमें क्या क्या चेंजेस आई हुई हैं, वो क्या क्या उसके अंदर हैं। तो जब हम वो देखते हैं तो वो बहुत छोटे छोटे से होते हैं और बहुत ज़्यादा सारे होते हैं, ठीक है। माइक्रोसाइटोसिस हुई होती है, छोटे छोटे से होते हैं। हाइपोक्रोमिया का मतलब ये है, अगर सपोज कि मैं एक ड्रॉ करूँ ये RBC, तो इसमें क्या होता है, बल्कि मैं रेड से करती हूँ, ये अगर है आपका RBCs है, ठीक है, तो उसमें जो होता है नॉर्मली क्या होता है कि वो कम्प्लीटली जो होता है ना वो रेड होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें हाइपोक्रोमिया होता है कि सेंट्रल में जो होता है ना वो पेल होते हैं। मीन इसके अंदर क्रोमिक लेवल कम होता है, मीन हीमोग्लोबिन लेवल कम होता है। एन एसिडोसिस का मतलब ये कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, कोई इतना होगा, कोई इतना होगा, ठीक है। तो एन एसिडोसिस की मतलब डिफरेंट शेप्स होगी। फिर है आपका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है पेंसिल सेल्स। पेंसिल सेल्स बहुत ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक हैं, आपके डायग्नोस्टिक पॉइंट है कि जो सेल्स होती हैं वो इस तरह के मेरे को नज़र आ रहे होते हैं, इस टाइप के, ठीक है। दिखाती हूँ मैं अभी आपको। इसके अलावा लिखा हुआ सेंट्रल पेलेनेस जो है वो इंक्रीज बढ़ जाती है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि ये जिसमें बताया था आपको कि जो है ना हीमोग्लोबिन लेवल कम हो रहा है और सेल्स भी छोटे प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन सेंट्रल चाहे वो हमें नज़र आ रहे हैं लेकिन सेंट्रल पेलेनेस नज़र आ रही होती है कि सेंटर से हैं वो थोड़े पेल पेल से होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम आयरन स्टडीज़ करते होते हैं। आयरन स्टडीज़ के मैंने टेबल बनाया हुआ है, उसमें से आपने आयरन डेफिशिएंसी निकाल के यहाँ लिख देना है, लेकिन वो कंपैरिजन के फॉर्म में मैंने आपको लिखा है, क्योंकि प्रथमा में भी आपके लिखा हुआ है, बाकी के साथ ना ये भी लिखा हुआ है, तो मैंने कहा हम कंपैरिजन के फॉर्म में कर लेते हैं। इसके अलावा आपने आयरन स्टडीज़ भी कर ली, लेकिन ज़ाहिर सी बात है आपने कंप्लीट अगर इन्वेस्टिगेशन करनी है तो उसके बाद हमने बोन मैरो भी चेक करना होता है। मे बी हम उसको आयरन सप्लीमेंट्स दे दें और हो सकता है कि कल को वो ठीक ना हो। क्यों ठीक ना हो, क्योंकि बोन मैरो का मसला भी तो हो सकता है। तो हमने बोन मैरो का मसला भी है ना वो भी कंफर्म करना होता है। बोन मैरो के लिए हमने प्रोशन ब्लू स्टेन डालना होता है, उससे हमें पता चल जाता है कि सेलुलरिटी ज़्यादा है, कम है या नॉर्मल है। तो इसमें क्या होता है, क्योंकि एनीमिया हुआ होता है और बोन मैरो अगर नॉर्मल है तो उसमें सेलुलरिटी बढ़ी हुई होती है, सिर्फ और सिर्फ अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा। अब हम देखते हैं इसकी डायग्राम। तो डायग्राम क्या है इसकी, आपकी बुक में ये बनी हुई है, देखें ये जो सेल्स हैं, ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा सारी हैं और छोटे छोटे हैं साइज़ में, ठीक है, साइज़ में छोटे हैं। दूसरा ये कि सेल्स जो हैं ये सेंटर से पेल हैं, हालांकि ऐसे नहीं होते नॉर्मल, ठीक है, सेंटर से ये पेल हैं तो हम कहते हैं सेंटर पेलनेस बढ़ी हुई है। दूसरा आपको नजर आ रहे हैं ये पेंसिल सेल्स, थोड़े लंबे लंबे सेल्स हैं, पेंसिल की टाइप सेल नज़र आ रहे होंगे, बिल्कुल ऐसी आपकी ऑस्ट्री में तस्वीर भी आती है सेम ऐसी ही, और सेंटर पेलनेस बड़ी होती है, छोटे छोटे सेल्स होती हैं और पेंसिल सेल नज़र आ रहे होते हैं। तो आपको ये कन्फर्म हो जाएगा इससे डायग्राम देख के भी कि ये जो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है और पेंसिल सेल जो है वो इसका कैरेक्टरिस्टिक है। मैंने नॉर्मल RBCs की पिक्चर नहीं देखी तो मैं दिखा रही हूँ आपको कि RBCs नॉर्मली इस टाइप के होते हैं, ठीक है, पूरे के पूरे रेड होते हैं, या आप ये देख लें इस टाइप के होते हैं, ठीक है, मतलब सेंट्रल पेलेनेस नहीं होती उनमें नॉर्मली, लेकिन जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है उनमें सेंट्रल पेलेनेस होती है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं इस कंपैरिजन की। अच्छा, मैंने आपको करवाया था आयरन ऑफ एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, जो मैंने पढ़ाया था उतना ही बुक में लिखा है आपका, उसके अलावा कुछ नहीं लिखा हुआ। इसके एसिडोब्लास्ट एनीमिया जो है वो आपके प्रथमा में लिखा हुआ है, मीडियम में लिखा ही नहीं हुआ, ठीक है, तो आप वहीं से कर लें इसको, बहुत ईजी से। इसका ना बस एक चीज़ एक्स्ट्रा लिखी हुई जो मैंने नहीं बताई, कि उसमें बताते हैं कि पास ही बताते हैं कि जैसे प्रोटोपोरफाइन बन रहा होता है उसका पूरा पास ही बता के कहते हैं कि दरमियान में इंजाइम होते हैं जो कि मतलब डिहाइड्रोजनेज इंजाइम होते हैं, उनको ना अगर लेड है ना इनिबिट कर दे तो वो जो है ना एक्वायर्ड डेफिशिएंसी हो जाती है उसकी। कंजेंटल की बात करें तो कोई इंजाइम की डेफिशिएंसी हो सकती है, इसके अलावा लेड पॉइजनिंग हो सकती है, विटामिन B6 की डेफिशिएंसी की जैसे भी हो सकता है। बस यही एक्स्ट्रा बात लिखी हुई है, आप ये वहाँ से रीड कर लें, कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं करवा देती हूँ आपको इसकी लेबोरेटरी फाइंडिंग, ठीक है, कंबाइन, तो इससे हमारे सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। इसके बाद हम थैलेसीमिया करेंगे। अच्छा, हम देखते हैं कि नॉर्मल में जो फैटन लेवल होता है वो क्या होता है, ठीक है। नॉर्मल जो फैटन लेवल होता है वो इतना हम उसे नहीं कर पाते कि कितना होता है, कभी स्टोर ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, पूरी बॉडी में फैला हुआ होता है। अच्छा, अगर हम बात करें TIBC की टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कितनी होती है, तो हमें पता है हमने की थी 300 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर जो होती है वो उसकी टोटल कैपेसिटी होती है। लेकिन सीरम के अंदर कितना होता है हम कर चुके हैं कि 100 माइक्रोग्राम होता है, मतलब फीमेल्स के अंदर हम कर चुके हैं कि 100 माइक्रोग्राम होता है। और परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन कितनी होती है तो हमें पता है कि 33% होती है, ठीक है, ये बात कंफर्म होगी, ये हमारी नॉर्मल वैल्यूज़ हैं। अच्छा, हम बात करते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर जो है ना वो कौन कौन सी चीज़ें जो है ना कम हो जाएंगी। सबसे पहले हमें पता है कि अगर आयरन की डेफिशिएंसी होगी है तो फिर से स्टोर्ड होगी वो भी लो हो जाएगी। टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी जो है ना वो डिफरेंट होती है, इसमें वो होती है हाई क्यों होती है। अब आप खुद सोचें कि आयरन कम है, पहले आयरन ज़्यादा था, सपोज करें तो उसने बाइंड किया हुआ था 100,
अब आयरन कम हो गया है तो उसने सपोज ने बाइंड किया हुआ है जो ना ट्रांसफरेंट के साथ बाइंड हुआ हुआ है सिर्फ और सिर्फ 50, तो 50 बाइंड मतलब कम किया हुआ है, मतलब इसकी कैपेसिटी मज़ीद 50 बढ़ गई है। समझ आ रही है इस बात की? या अगर मैं ये कह दूं कि आयरन जो है बॉडी में कम है तो ट्रांसफरेंट को जो सिर्फ मिला है ट्रांसफ़र करने के लिए वो 20 मिला है। इसका मतलब ये है अगर उसने 100 बाइंड करना था 33% सेचुरेशन के लिए तो 80 उसका फ्री हो गया उसका। समझ आ रही है इस बात की? इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। या अगर मैं सिंपल वर्ड में कहूँ ना, अगर आयरन की डिफिशियंसी है तो इसकी भूख बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि उसको आयरन नहीं मिल रहा। सिंपल सी बात। आगे हम बात करें सीरम आयरन, तो जैसी बात है सीरम आयरन कम होगा जब आयरन कम्प्लीटली कम है। इसकी बात करते हैं सेचुरेशन की बात करें, तो जैसी बात है जब ट्रांसफरेंट की जो है सेचुरेशन जो होगी वो क्या होगी, इसमें सेचुरेशन भी कम हो जाएगी। नॉर्मल सेचुरेशन थी उसकी 33% थी जब 100 था, अब वो कम होकर 20 हो गया है तो उसकी सेचुरेशन भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब सेचुरेट नहीं रहा अब, ठीक है। जैसे हम मैं बताती हूँ कि अगर किसी बंदे को एक खाना मिलता है, एक खाना खाता है वो एक रोटी, ठीक है, और अगर उसको रोटी जो है ना वो आधी कर दी है तो इसका मतलब ये है वो आधी रोटी से वो सेचुरेट नहीं होगा, तो उसकी सिचुएशन जो होगी वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट है अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ में क्या होता है कि इसमें देखें आप, अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ है तो वो एक्सपोज नहीं हो रही लेकिन बॉडी में आयरन का लेवल तो ठीक है। इसमें क्या होगा कि फैट जो स्टोर्ड फॉर्म में वो आयरन हाई होगा, लेकिन TIBC की बात करें तो उसका लो होगा। मेन जो है बाइंडिंग कैपेसिटी जो होती है ब्लड के अंदर वो ज़्यादा ही रहेगी ना, क्योंकि वो बाइंड की फॉर्म में वो रिलीज़ नहीं कर रहा, तो वो उसकी जो भूख होगी वो कम होगी, लो होगी, ठीक है। यहाँ पे हाई था, इसका ये उल्टा होता है TIBC, क्योंकि बाइंडिंग कैपेसिटी होती है, तो बाइंडिंग कैपेसिटी इसकी जो होती है वो लो होती है, मीन्स में बाइंडिंग फॉर्म में ज़्यादा है। सीरम आयरन की बात करें तो वो लो होगा क्योंकि जाहिर सी बात है उसे रिलीज़ तो नहीं कर रहा, ठीक है। और उसके बाद सेचुरेशन की बात करें तो वो भी कम होगी ट्रांसफरेंट की, क्योंकि वो सेचुरेट नहीं हो रहा, ठीक है, उसकी सेचुरेशन जो है वो कम है क्योंकि वो ट्रांसफ़र नहीं कर रहा। उसके बाद हम करते हैं सिडोप्लास्टिक एनीमिया की, तो इसमें प्रोटोपोरफायरिन रिंग जो होते हैं वो में मिलते हैं, एक वो टेस्ट भी है। इसके अलावा क्या होता है कि इसमें जो फैटन है वो हाई लेवल है, क्योंकि आयरन की डेफिशिएंसी नहीं है तो वो हाई लेवल है। इसके अलावा TBIC की बात करें तो सेम वही कि वो लो होता है। और सीरम आयरन की बात करें, इसमें क्या होगा कि सीरम आयरन ज़्यादा होगा और सेचुरेशन भी ज़्यादा होगी, क्योंकि हर एक चीज़ जो कि वो नॉर्मल होगी, ठीक है, हर एक चीज़ नॉर्मल होगी, उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी भी इसकी कम होगी। वैसे नॉर्मल भी बाइंडिंग कैपेसिटी जो होती है वो थोड़ी कम ही होती है, क्योंकि वो नॉर्मल तकरीबन बाइंड ही होती है। अच्छा, अगर हम बात करें प्रेगनेंसी ओरल की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि इसमें आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है। आपको पता है कि उसमें डिमांड बढ़ जाती है, जब डिमांड बढ़ जाती है तो इसमें भी हमें सेचुरेशन कम मिलती है और जो है इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी जो होती है वो इसकी बढ़ जाती है, ठीक है। क्योंकि इसमें आपने कर लिए हैं, आपने क्या करना है कि आपने ये पॉइंट्स लिखने हैं सारे, और आयरन के अंदर जो है वो ये सिर्फ ये डिटेल लिख देनी है, सिर्फ और सिर्फ ये। बाकी ये सब जो है आपकी MCQs के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोई भी इसके अंदर आ जाए तो आपसे ये लैब फाइंडिंग पूछ सकते हैं, आयरन का क्या लेवल हो सकता है, तो आपने इसको याद रखना है पैथोमा से। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैक्रोसिटिक एनीमिया।